पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले एक सेक्टर जहाँ पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ है और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ी डीप रिसर्च करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। उसके बाद बाजार पर भी व्यू लूंगा, लेकिन पहले एक बार बैंकिंग सेक्टर पर राय दें। आरबीआई की पॉलिसी जो आई है शुक्रवार को, उसके बाद क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं? क्या आप पॉजिटिव हैं बैंकिंग सेक्टर पर पहले से ज़्यादा? डेफिनेटली अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं 2012 में आपसे मिलता था काफ़ी। तो बिल्कुल। बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा, बैंकिंग सेक्टर में मैं पहले से ही बुलिश था। और वो बुलिशनेस थी वैल्यूएशन के कारण, और एक कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग के कारण, और असेट क्वालिटी जो यहाँ पे अभी आज की तारीख में जो तकलीफ है वो सिर्फ कुछ पॉकेट्स में है, जैसे कि एमएफआई माइक्रो फाइनेंस लोन में है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में है। तो कुछ कुछ बैंक्स जो है, जैसे कि एसबीआई है, उसकी अनसिक्योर्ड लोन 3.5 लाख करोड़ की है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी गई लोन है। राइट, तो मेरे हिसाब से ये बार, और सीआरआर कट के बाद तो मैं और भी पॉजिटिव हूँ। बिकॉज ये एक हम लोग जो बोलते थे पहले फेड में, जब इंटरेस्ट रेट काटते थे फेड, तब बोलते थे फेड पुट है, कि फेड है, अगर कुछ इकोनॉमी को कुछ हुआ तो फेड है। वैसे ही अभी इंडिया में आरबीआई पुट है, मेरे हिसाब से, कि आरबीआई ने बोल दिया है कि अगर ग्रोथ सफर करेगा तो मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक चीज जो मार्केट ने आई थिंक निगलेक्ट की है सीआरआर कट के बाद, कि समझो मार्केट को ये लगता है कि मार्च में वापस लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन आरबीआई बैठा है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। और एसबीआई और फेडरल बैंक जैसे शेयर, जिसमें मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ और हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, आज इंडिया की 20% इकोनॉमी को एसबीआई फंड करता है। उसका मार्केट कैप 7,70,000 करोड़ है, 7,70,000 करोड़। उसकी आप सब्सिडरी वैल्यू हटा तो 860 का भाव है, 280 रुपया सब्सिडरी वैल्यू है। 580 में आपको बैंक मिल रहा है जिसका ईपीएस 85 रुपीज है अगले साल का। आपको 7 पी पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 है। 18% आरओई बनाती है बैंक। तो मेरे हिसाब से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंकिंग के लिए होने वाली है, वो ये है कि जो सिक्लिकलिटी ऑफ अर्निंग थी, बिकॉज असेट क्वालिटी बिगड़ जाती थी बीच में, वो अभी कम हो गई है। क्योंकि कॉर्पोरेट जो बड़ा सेक्टर होता है, वहां जैसे एनपीए आते थे एक जमाने में, 2007-8 की साइकिल आप याद करिए, जब बड़े एनपीए वहां से आते थे, वो अभी नहीं है। अभी जो एनपीए है वो ग्रैन्युलर एनपीए है, रिटेल के एनपीए है, जो इतनी बड़ी बैंक इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। फेडरल बैंक, जैसे मैं कह रहा हूँ, 10-11 के पी पे ट्रेड कर रहा है अगले FY 26 पे। प्राइस टू बुक 1.2 1.3 टाइम चल रहा है। उसमें मनियन साहब आए हैं कोटक से। वो मनियन साहब का एक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाई टीन ग्रोथ और आरओआई इंप्रूवमेंट। अगर ये दोनों उन्होंने दिखा दिया तो ये बैंक भी 1.7 1.8 टाइम बुक पे आराम से ट्रेड कर सकता है, विच मीन्स 280-300 का भाव हो सकता है। एसबीआई भी मेरे हिसाब से तो अभी 1,000 रुपए का भाव होना चाहिए था। अगेन थम द टेबल एंड टेल यू कि जब हम आगे बात करेंगे, करते रहेंगे, जब ये निर्मला सीतारामन जी ने ये बोल दिया है कि Q3 में वो जो जीडीपी ग्रोथ जो घटा है Q2 में 5.4% आया है, उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू करेगी। तो ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू होगी, उसका फायदा किसको होने वाला है? बैंकिंग को ही होने वाला है। और जहां पे सीडी रेशियो कम है, 75% से कम है, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, यूनियन, ये 4 बैंक है जिनके सीडी रेशियो 75% से भी कम है। और आपको एक सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ सीआरआर कट का, कि एसबीआई के लिए 20,000 करोड़ रुपया फ्री हो गया। 20,000 करोड़ रुपया आरबीआई में पड़ा था, जिसका इंटरेस्ट रेट उनको 0 मिल रहा था। वो अब लैंड करेंगे, उनको 8 8.5 से 9% मिनिमम मिलेगा, अगर होम लोन में भी देते हैं तो 1,800 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। पिछले साल का उनका कोर बैंकिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61,000 करोड़ था, विच मीन 3% उनका प्रॉफिट बढ़ गया, अगर सिचुएशन बाकी की सब सिचुएशन वही होती वही रहती है। तो मेरे हिसाब से ये, और ये मार्केट ने इसको इस तरह इसलिए इतना पॉजिटिव इसलिए नहीं लिया है सिर्फ, कि मार्केट को लगता है कि लिक्विडिटी वापस ड्रेन आउट होगी जीएसटी के लिए या टैक्स भरने के लिए। लेकिन शायद रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आरबीआई गवर्नर ने इस बार ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। अब तक सिर्फ इन्फ्लेशन फोकस था। और ये भी बोला है कि दिसंबर के बाद क्रॉप्स आएंगे तब इन्फ्लेशन गिरेगा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से ग्रोथ आएगी। ठीक बात और है। ग्रोथ रहेगी और लिक्विडिटी रहेगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है जनवरी फरवरी मार्च। तो इस लिहाज से पराग जी, फिर भारतीय बाजारों के लिए क्या आउटलुक लगता है? कैसे दिख रहे हैं हमारे बाजार? ऐसा है कि देखिए, मार्केट ने 23,300 से 24,700 1,500 पॉइंट निफ्टी की तेजी एक साथ में कर ली थी। तो थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है।
बट आई एम वेरी प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारामन जी ने खुद ये रिकॉग्नाइज किया है कि इलेक्शन की वजह से ये स्पेंडिंग रुकी थी और इलेक्शन के बाद ये स्पेंडिंग बढ़ेगी। जैसे एल ने अपने रिजल्ट में बोल दिया था कि हमारा ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस और रेवेन्यू गाइडेंस सेम है, जबकि पहले 6 महीने स्पेंडिंग कम थी। तो ये क्लियर कट व्यू है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी विल सी गुड स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, और प्लस होपफुली ये रिटेल इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा, वेजिटेबल प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे। और तो मेरे हिसाब से एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन बैंक्स। ओके, बैंक्स में खरीदारी करने का, लेकिन बैंक्स के अलावा क्या पसंद है आपको इस बाजार में? देखिए, रिलायंस जैसा स्टॉक जो काफी गिर चुका है ऊपर से, उसमें 3 चीजें अच्छी हो रही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप अभी आप देखो तो 70,80,000, 17,18,000 करोड़, 80,000 करोड़ है। 17,80,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको डाउन साइकिल का 1,35,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है, विच मीन 60% यील्ड है उसमें। रिफाइनिंग हैज बॉटम्ड आउट, रिटेल डेफिनेटली फेस्टिव की वजह से बेटर करेगा, और जियो में टैरिफ हाइक का एडवांटेज चालू हो जाएगा Q3 से। तो मेरे हिसाब से रिलायंस जो है वो भी ऐसा ही स्टॉक है जैसे एसबीआई है। ऑफ कोर्स एसबीआई में ये है कि रिलायंस में कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन रिलेटेड नेगेटिव्स आ जाते हैं, बट मेरा ये मानना है कि 60% कैश फ्लो यील्ड, जहाँ पे तीन बड़ी सेगमेंट बॉटम आउट कर चुकी हो। वैसे ही सीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट Q2 वाज वर्स्ट, राइट। इसमें सभी कंपनियों ने इतने खराब रिजल्ट दिए हैं, अभी प्राइस हाइक के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो प्राइस हाइक दिसंबर 15 को आए, 1 जनवरी को आए, 15 जनवरी को आए। तो उसमें रेमको सीमेंट करके कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अनप्रोडक्टिव लैंड बेच के 1200 करोड़ की डेट कम करनी है, और उनकी जो नई कैपेसिटी आ रही है वो सिर्फ $35 पर टन में आ रही है। तो बेसिकली ये कंपनी ऐसी है जहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स के लिए सपोर्ट करेगी, खास करके अमरावती के प्रोजेक्ट के लिए, जो चंद्रबाबू नायडू का क्लियर फोकस एरिया है, उसके बाजू में ही इनका प्लांट है। तो वो उनको सपोर्ट हो जाएगा, और एक तरफ डेट चुकेगा तो इबिटा बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट पे आपको उसकी असर दिखेगी। तीसरी मैं लास्ट बात बोलना चाहूंगा, आज एफएमसीजी स्टॉक काफी नीचे है बिकॉज ऑफ गोदरेज कंज्यूमर का बिजनेस आउटलुक। तो ये एक सेक्टर मैंने देखा है अनिल जी, मेरे एक्सपीरियंस से, ये सेक्टर जो है, इसमें अगर आपको कॉन्ट्रा बेट लेनी हो, जब ये सेक्टर बहुत गिर रहा हो जैसे कि आज गिर रहा है, तो आपको HUL, कोलगेट ऐसे शेयर ध्यान में रखने चाहिए। और धीरे धीरे से, मैं नहीं बोलता हूँ कि एकदम जोर से, बिकॉज आज का आउटलुक काफी खराब है, पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो और अभी तक इतना इफेक्ट रूरल कंजम्पशन का दिखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर Q4 में दिखेगा। तो ये एक टेम्पररी मंदी है जिसका यूज करना चाहिए हिंदुस्तान लीवर और कोलगेट जैसे शेयर खरीदने के लिए। लीवर और कोलगेट जैसे शेयर खरीदें आप। रिलायंस और रेमको सीमेंट जैसे शेयर और बैंकिंग शेयर पर हैं बुलिश। एसबीआई, फेडरल बैंक जैसे शेयर है पसंद। पराग ठक्कर साहब को सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।